डियर फ्रेंड्स, आज आपकी पॉलिटी की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको संवैधानिक विकास के बारे में बताया था। आज आपकी दूसरी क्लास है और इसमें मैं आपको संविधान की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। जो इसकी सबसे पहली विशेषता है वो है लिखित संविधान और वृहत संविधान। लिखित है और बहुत ही बड़ा है। इसके वृहत होने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है भारत एक बहुत अधिक भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इसमें विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न रीति रिवाज के लोग रहते हैं। उन सबको देखते हुए सबके हिसाब से इसमें विधान किया गया है, जिसके कारण ये वृहत हो गया। दूसरा, इसका अधिकांश भाग, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, 1935 के एक्ट से लिया गया। तो 1935 का एक्ट बहुत अधिक वृहत था, जिसके कारण इसका रूप वृहत हो गया। फिर इसमें संघीय शासन के साथ साथ राज्यों के लिए भी प्रावधान है, जिसके कारण इसका रूप वृहत हो गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण है बात है, जो अपने यहाँ कहा जाता है अपने संविधान के बारे में कि यह हमारे देश की सर्वोच्च विधि है, यानी कि इसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों के साथ साथ प्रशासन के लिए भी जो उपबंध होने चाहिए वो भी इसमें लिखित है। तो इन सब कारणों से इसका रूप वृहत हो गया। दूसरी इसकी जो विशेषता है वह है विभिन्न स्रोतों से ये लिया गया है। मैंने अपनी पिछली क्लास में जो चर्चा की थी संवैधानिक विकास में, मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि ये किन किन देशों से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है कई प्रावधान, जैसे कि न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका के जजों को हटाने की प्रक्रिया, और ब्रिटेन से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, रूस से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से। इन सब देशों से कोई ना कोई प्रावधान लिया गया है। तो कभी कभी एक ये तर्क दिया जाता है कि हमारे देश का संविधान एक उधार में लिया गया संविधान है। मेरे हिसाब से यह तर्क एक अतर्कपूर्ण तथ्य है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों से प्रावधान तो लिए, लेकिन उनमें अपने हिसाब से बदलाव करके, उनकी विसंगतियों को दूर करके अपने संविधान में शामिल किया। तो इसमें एक नयापन है, बल्कि उधार में नहीं लिया गया। तो ये अपने आप में एक विशेषता है। दूसरों के अनुभवों को देख के उसमें सुधार करते हुए, उनसे सीख लेते हुए अपने संविधान में इसको लिया गया। फिर इसकी जो अगली विशेषता है वह है एकात्मक रूप और संघीय रूप। एकात्मक रूप क्या होता है और संघीय रूप क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एकात्मकता का अर्थ है जिसमें पूरी शक्तियां केंद्र की ओर इंगित हों। मतलब जैसे कि एकीकृत न्यायपालिका, एक संविधान, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, तो ये आपातकाल, तो ये सब जो है
एकात्मकता के लक्षण हैं। वहीं संघीय रूप की बात करें तो देखिए, संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा भी गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो संघीय रूप की अगर बात करें तो इसमें संघीय रूप के भी लक्षण हैं, जैसे कि द्विसदनीय विधानसभा, 2 सरकारें, एक केंद्र में और एक राज्य में। तो संघीय स्वरूप को भी दर्शाता है। तो ये एक इसकी विशेषता है, यानी कि सामंजस्य बिठाला जा रहा है हर चीज में, मध्यम मार्ग अपनाया गया है। फिर इसकी जो विशेषता आते हैं, एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या है? हमारे यहां सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय। अगर आप जिला न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। मतलब पूरी व्यवस्था एक ही न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत है, जो कि मैंने अभी बताया था कि एकात्मक स्वरूप का एक लक्षण है। तो ये एकीकृत शासन व्यवस्था भी एक हमारी विशेषता है। फिर इसकी विशेषता है संसदीय स्वरूप। देखिए, 2 प्रकार की शासन पद्धतियां होती हैं, एक अध्यक्ष प्रणाली और एक संसदीय स्वरूप। यहां पे मैं केवल 2 ही प्रणालियों की बात करूंगा। मोनार्की की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज के दौर में मोनार्की नहीं है, इसलिए हम लोग इन्हीं 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अध्यक्ष प्रणाली क्या होता है? अध्यक्ष प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। दूसरा, अध्यक्ष प्रणाली कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति के विभाजन पर आधारित है, जबकि संसदीय स्वरूप कार्यपालिका और विधायिका के बीच सहयोग को दर्शाती है। हमारे यहाँ भारत में संसदीय प्रणाली की कई विशेषताएं हैं, जैसे वास्तविक शासक, वास्तविक कार्य प्रमुख का होना और साथ ही साथ नामात्र कार्य प्रमुख का भी होना। नामात्र का कार्य प्रमुख राष्ट्रपति जी है और वास्तविक कार्य प्रमुख प्रधानमंत्री जी। फिर बहुमत वाले दल की सत्ता होना। मंत्रिपरिषद का निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होना या संसद के प्रति उत्तरदायी होना, और निचले सदन का विघटन होना, यानी कि जनता के हाथ में है। अगर बहुमत खो देती है सरकार, यानी कि सरकार बहुमत खोने का अर्थ होता है कि जनता का आत्मविश्वास नहीं रहा, तो जो 5 साल का कार्यकाल है उससे पहले भी विघटित हो सकती है और कार्यकाल पूरा होने के बाद विघटित होगी। तो इस प्रकार से ये संसदीय स्वरूप है। ये हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन ब्रिटेन के संसदीय स्वरूप और भारत के संसदीय स्वरूप में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो ब्रिटेन का संसदीय स्वरूप है उसमें जो कार्यकारी प्रमुख होता है उसके चुनाव की प्रक्रिया उत्तराधिकारी व्यवस्था पर आधारित है, और हमारे यहाँ जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है, जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। फिर हम लोग आते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ये एक संविधान की विशेषता है हमारी। देखिए, वयस्क मताधिकार का मतलब है कि एक एज बनाई गई है जिसमें कि माना जाता है कि आप वयस्क हो गए हैं, और माना ही नहीं जाता बल्कि इस आधार पर बनाई गई है कि इस एज के बाद आपकी बौद्धिक क्षमता इस प्रकार की हो जाती है कि आप
अपना प्रशासक अच्छा बुरा समझ के चुन सके। सार्वभौम क्या होता है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अगर वयस्क को हटा दें, वयस्क का मतलब जो हमने समझा दिया, वयस्क को हटा दें तो सार्वभौम मताधिकार, यानी कि सबको मत देने का अधिकार है। अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़, लेकिन वयस्क होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौम का मतलब यहाँ पे सब में समानता से है, सबको मत देने का अधिकार है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारे में। फिर अगली विशेषता है इसकी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमारे देश में के लोगों में एकता को दर्शाती है। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रहते हो, आप भारत के नागरिक के रहेंगे। तो एकल नागरिकता इस संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। फिर एक जो विशेषता की मैं बात करने जा रहा हूं, हालांकि मुझे उसकी चर्चा पहले करनी चाहिए थी, नम्य और अनम्य। नम्य और अनम्य का क्या अर्थ है? नम्य मीन्स होता है लचीला और अनम्य मीन्स कठोर। यानी कि हमारा जो संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला किस अर्थ में कह रहे हैं और कठोर किस संदर्भ में कह रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ कुछ तो संविधान संशोधन ऐसे किए जाते हैं जिनके को संशोधन करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिनको 368 के अंतर्गत संशोधित किया जाता है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 368 की मैंने बात क्यों कही? क्योंकि जो सामान्य बहुमत के अंतर्गत जो संशोधन किए जा रहे हैं उन्हें 368 के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जाता। और जो 368 के अंतर्गत इनका संशोधन किया जा रहा है उसमें भी दो प्रावधान है। एक तो ऐसे संशोधन जिनको करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या मतलब है? उपस्थित और मतदान देने योग्य सदस्यों की संख्या का 2/3 का बहुमत, ये विशेष बहुमत। मत देने योग्य अर्थात दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और एक होते हैं जो मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है, इसीलिए बोला गया है प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान देने योग्य। फिर दूसरे ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिनमें विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों की संख्या के आधे राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है। इसका अगर हम उदाहरण लें तो अभी हाल ही में जीएसटी बिल पारित हुआ, तो नम्यता भी देख रहे हैं हम कि साधारण बहुमत से पारित हो रहा है, और अनम्यता भी देख रहे हैं जिसे विशेष बहुमत या फिर विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों की संख्या के आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है। और किसी भी देश की संविधान में अगर नम्यता और अनम्यता जैसी विशेषता है तो वह एक सफल लोकतंत्र की पहचान है, एक विकासशील लोकतंत्र की पहचान है। यानी कि वह संविधान अपने में अपने बदलते समय के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से बदलाव कर सकता है, और यही सफलतम लोकतंत्र की पहचान होती है। फिर हम अगली विशेषता की बात करते हैं तो आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक तरीके से प्राकृतिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार जिन्हें संविधान में कहा गया है। कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों से संरक्षण मिले, ये इस चीज की गारंटी संविधान द्वारा दी गई गारंटी है। और गारंटी क्यों है? क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रदत्त होते हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं, न्यायालय आपको संरक्षण देगा।
इसके विषय में, मौलिक अधिकार के विषय में और अधिक विस्तार चर्चा हम लोग मौलिक अधिकार के अध्याय में करेंगे। अभी यहाँ पे केवल विशेषता के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर इसकी जो अगली विशेषता है वह है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व एक तरीके से राजनीतिक लोकतंत्र का विकास है। ये राजनीतिक लोकतंत्र के विकास को बढ़ावा देता है। नीति निर्देशक तत्व सरकार को यह गाइडलाइन देता है कि आप जो भी नीति बनाएंगे उसके केंद्र में सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक विकास को रखा जाएगा। यानी कि जो भी पॉलिसी बनेगी गरीबों के हित के लिए, देश के विकास के लिए बनेगी। लेकिन नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में एक अंतर है। नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन यह गाइडलाइन जरूर देते हैं। फिर जो अगली विशेषता के बारे में बात कर रहा हूं वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को मूल अधिकारों का उपयोग करते समय यह याद दिलाता है कि आपकी इस देश के प्रति, इस देश के नागरिकों के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है जिसे आपको निभाना है। यानी कि संविधान आपसे भी कुछ उम्मीद रखता है। नीति निर्देशक तत्वों की भांति यह भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। फिर इसकी जो अगली विशेषता है वह है आपातकाल। देखिए आपातकाल क्या चीज है? आपातकाल देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, बंधुता, सुरक्षा, इन सब को संरक्षण देता है, सुरक्षा देता है। 3 तरीके के आपातकाल की संविधान में बात की गई है। पहला तो राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात। राज्य का आपात का मतलब है जिसे हम लोग जानते हैं बहुत ही पॉपुलर राष्ट्रपति शासन के नाम से, और वित्तीय आपात। इन 3 आपात स्थितियों में जो विधायन की क्षमता होती है, विधायन की शक्ति होती है, वो केंद्र के हाथ में आ जाती है। यानी कि ये हमारे देश एक संविधान की विशेषता है जिसमें कि कभी आपात की स्थिति आए तो भी हमारा लोकतंत्र विफल ना हो। एक संविधान की बहुत खूबसूरत विशेषता है। फिर जो एक विशेषता और है इसकी वह है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार पहले हमारे यहां 2 सरकारों ने जिसकी बात की थी संघीय स्वरूप में, राज्य स्तर की और केंद्र स्तर की। 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को, पंचायतों को संवैधानिकता प्रदान की गई। यानी कि अब 3 स्तर पर सरकारें हो गई, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर, यानी कि पंचायत सरकार। ये विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। किसी भी सफल लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि शक्तियों का पर्याप्त विभाजन हो, विकेंद्रीकरण हो, तभी देश का विकास हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा पंचायत स्तर पे सरकार को संवैधानिकता दी गई। फिर जो इसकी अगली विशेषता है
वह है संसद की संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संसद की संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? यानी कि संसद विधान करने की जो उसकी शक्ति है उसके लिए संप्रभु है, उसके इस कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, विधान का कार्य उसी का है, वही करेगी। और न्यायपालिका की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है कि अगर संसद ऐसे कानून बनाती है जो कि संविधान के मूल ढांचे के प्रतिकूल है, उसके विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उन कानूनों को निरस्त कर सकती है। तो ये एक सफल लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी विशेषता है ये। और जो इसकी मैं एक आखिरी विशेषता के बारे में बात करूंगा वह है धर्मनिरपेक्ष। यह भी लोगों में एक समानता का भाव दर्शाने के लिए विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है यदि कोई राष्ट्र सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दे, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा ना दे, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दे, उनके विकास के लिए प्रयास करे, तो वह राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होगा। हमारा राष्ट्र भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ये इस संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पे अनेकों, जैसे मैंने की शुरुआत में बताया था कि अनेक धर्म के, अनेक संप्रदाय के, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से देखा आपने कि यह एक बहुत ज्यादा विशेषताएं हैं इस संविधान में, और इन विशेषताओं के कारण ही भारत को विश्व का एक सफलतम लोकतंत्र, एक बहुत बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हर चीज में मध्यम मार्ग अपनाते हुए सामंजस्य बिठाला है। हमारा देश का संविधान प्रारंभ में मूल रूप में, जिसमें कि 3 से 95 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। आज की जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव होते रहे हैं और इन्हीं बदलावों को हम देख सकते हैं कि आज के समय में लगभग 465 अनुच्छेद, 122 संविधान संशोधन और 26 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यानी कि ये किस चीज को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो लगातार प्रगति के पथ पर है। हम अपनी जरूरत के हिसाब से उनमें बदलाव कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि यही सबसे बड़ी पहचान होती है एक सफल लोकतंत्र। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा और हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इस विषय पे। ये क्लास आपको कैसी लगी, इसके विषय में आप मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है myiasguide01@gmail.com। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, myiasguide01@gmail.com। आपको अगर इस क्लास में कुछ खामी नजर आई हो, आपके कोई सुझाव हो, तो आप वो जरूर ईमेल करें। अच्छी लगी हो तो वो भी ईमेल करें। खामी हो मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं ताकि हम उनमें सुधार करके इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बना सके आपके लिए। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस माई आईएएस गाइड
प्रयास के और वीडियो पाने के लिए इसको सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।